नमस्कार। आज हमारे पास व्यापार, टेक्नोलॉजी और वैश्विक राजनीति से जुड़ी कई बड़ी खबरें हैं। लेकिन आज हम सिर्फ खबरों की हेडलाइंस पर नहीं रुकेंगे। हम इन सब के पीछे छिपे एक एक कॉमन धागे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और वो धागा है विश्वास और सुरक्षा का। बिल्कुल। आज हम जितनी भी खबरों की गहराई में उतरेंगे, चाहे वो $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बड़ी छलांग हो या फिर सड़कों पर गाड़ियों के नए नियमों को लेकर छिड़ी बहस हो, हर जगह ये दो शब्द विश्वास और सुरक्षा आपको सुनाई देंगे। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी हमारे भरोसे को कैसे एक नया रूप दे रही है और कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी देशों के बीच विश्वास की ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो चलिए इस पहेली के सारे टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि आज की बड़ी तस्वीर क्या कहती है। शुरुआत करते हैं उस खबर से जो इस वक्त हर जगह छाई हुई है, भारत की अर्थव्यवस्था। हाँ, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन, उनका बयान आया है कि भारत 2025-26 तक $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ये सुनने में मतलब एक बहुत बड़ा और शानदार आंकड़ा लगता है। शानदार है भी। देखिए, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत की तरह होता है, लेकिन सीईए ने इस बड़ी खुशी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात भी की है। अच्छा। हाँ, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ कहा है कि इस विकास को बनाए रखने के लिए देश को अगले 10 से 15 साल तक हर साल कम से कम 80 लाख नौकरियां पैदा करनी होंगी। 80 लाख हर साल, ये तो बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। बहुत बड़ा। मतलब सिर्फ जीडीपी का आंकड़ा बढ़ाना काफी नहीं है, लोगों को आर्थिक सुरक्षा देना असली चुनौती है। बिल्कुल, यहीं पे सुरक्षा का पहलू आता है। अगर ये विकास लोगों तक नौकरी की शक्ल में नहीं पहुंचता तो वो सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाता है। और जाहिर है, अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी, ऊर्जा की जरूरतें भी उतनी ही तेजी से बढ़ेंगी। यानी आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल बनेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा एक और सेक्टर है बीमा, जहां हाल ही में एक बड़ा बदलाव हुआ है। आप जीएसटी में कटौती की बात कर रही हैं? हाँ, जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती हुई है। इसे एक ऐतिहासिक कदम भी कहा जा रहा है। हाँ, इससे बीमा पॉलिसी सीधे तौर पर सस्ती हो गई है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास। कैसा विरोधाभास? बीमा सस्ता होने के बावजूद जो नए बिजनेस प्रीमियम्स हैं, मतलब एनबीपी, उसकी रफ्तार बहुत धीमी है। इस साल सिर्फ 5.13% और पिछले साल तो सिर्फ 2%। ये तो अजीब बात है। दाम कम हुए हैं, फिर भी लोग ज्यादा बीमा नहीं खरीद रहे। यही सवाल है, क्या लोग अब बीमा पर उतना भरोसा नहीं कर रहे हैं या कोई और बात है? तो क्या वजह हो सकती है? देखिए, भरोसे की कमी नहीं है, बल्कि भरोसे के लिए अब बाजार में कई और दावेदार आ गए हैं। मतलब आज लोग बचत करने के लिए म्यूचुअल फंड्स या दूसरे निवेश के तरीकों को बीमा से ज्यादा आकर्षक मान रहे हैं। अच्छा। और यहीं पर कोटक लाइफ इंश्योरेंस के एमडी की एक बात इस पूरी समस्या की जड़ को पकड़ती है। क्या कहा है उन्होंने? उनका कहना है कि अब आप किसी ग्राहक को सिर्फ मृत्यु लाभ, यानी मरने के बाद मिलने वाले पैसे का वादा करके पॉलिसी नहीं बेच सकते। ग्राहक अब बदल गया है। उसे अपनी पॉलिसी से रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ फायदा चाहिए, जैसे स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी सेवाएं। मतलब बीमा कंपनी को ग्राहक का भरोसा जीतना होगा कि वो उसके जीते जी भी काम आएगी। ये तो कमाल की बात है। मतलब लोग अब बीमा को सिर्फ एक सेफ्टी नेट की तरह नहीं देख रहे, उन्हें जिंदगी में भी कुछ ठोस फायदा चाहिए। ये तो पूरे उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और चुनौती सिर्फ ग्राहकों का भरोसा जीतने की नहीं है, पैसा जुटाने की भी है। हमारे पास एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। बताइए। भारत के बीमा क्षेत्र में आज लगभग ₹3.5 ट्रिलियन की पूंजी लगी है, लेकिन इसमें विदेशी निवेश यानी एफडीआई जानते हैं कितना है? कितना? सिर्फ 80 से 90 हजार करोड़ रुपए। बस इतना? इसका मतलब तो ये हुआ कि पूरा का पूरा सेक्टर अपने ही दम पर, मतलब घरेलू पैसे पर चल रहा है। बिल्कुल, और ये एक तरह का जोखिम भी है और एक सीमा भी। ये दिखाता है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा भारतीय बीमा बाजार में अभी भी उतना मजबूत नहीं है। तो आप देखिए, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन बीमा जैसा जरूरी सेक्टर ग्राहकों और निवेशकों दोनों के भरोसे को जीतने के लिए संघर्ष कर रहा है। सही। और ये भरोसे की लड़ाई सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं है, अब तो ये सड़कों पर भी उतर आई है। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रही हूँ, जहाँ नए उत्सर्जन नियम CAFE3 नॉर्म्स, हाँ, CAFE3 नॉर्म्स को लेकर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई है। हाँ, और इस बहस के केंद्र में JSW-MG मोटर की एक चिट्ठी है, जो उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को लिखी है। ऊपरी तौर पर यह मामला सिर्फ पर्यावरण से जुड़े नियमों का लगता है, लेकिन असल में ये बाजार में बराबरी के मौके और कारों की सुरक्षा से जुड़ा है। बिल्कुल।
JSW MG मोटर का साफ कहना है कि अगर नए नियमों में 99 किलोग्राम से कम वजन वाली छोटी पेट्रोल कारों को कोई खास छूट दी जाती है तो उसका सारा फायदा सिर्फ एक ही बड़ी कंपनी को मिलेगा। सही, और इससे बाजार में बाकी कंपनियों के लिए टिकना मुश्किल हो जाएगा और एक तरह से प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब वो इस मुद्दे को सीधे तौर पर यात्री सुरक्षा से जोड़ देते हैं। हाँ, और यहीं पर यह बहस बहुत गंभीर हो जाती है। उनका तर्क है कि भारत 2032 तक हाईवे पर औसत रफ्तार 47 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 85 किलोमीटर प्रति घंटा करने का लक्ष्य रख रहा है। 85 किलोमीटर प्रति घंटा। जाहिर है जब गाड़ियां इतनी तेज चलेंगी तो उनका मजबूत होना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और हमारे यहाँ सड़क हादसों के आंकड़े तो वैसे भी बहुत डराने वाले हैं। बहुत ज्यादा। चिट्ठी के मुताबिक भारत में हर साल 1,68,000 से ज्यादा मौतें सड़क हादसों में होती हैं और इनमें से 70% से ज्यादा मामलों में तेज रफ्तार एक वजह होती है। और उन्होंने एक और मजबूत तथ्य सामने रखा है। हाँ, कि अब तक भारत NCAP के तहत जिन भी गाड़ियों को अच्छी सुरक्षा रेटिंग मिली है उन सभी का वजन 909 किलो से ज्यादा है। अच्छा, तो उनका इशारा साफ है कि ज्यादा हल्की गाड़ियां शायद उतनी सुरक्षित ना हो। बिल्कुल। लेकिन भारत जैसे देश में जहां माइलेज हमेशा से सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है, क्या ये भारी और मजबूत गाड़ियों का तर्क लोगों को आसानी से समझ आएगा? यही तो असली सवाल है। लेकिन अब भारत NCAP जैसी रेटिंग्स आने के बाद लोगों में सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। पहले लोग पूछते थे कितना देती है, और अब कुछ लोग ये भी पूछने लगे हैं कि कितनी सुरक्षित है। सही, तो ये बहस अब सिर्फ कंपनियों और सरकार के बीच नहीं है, ये ग्राहक के भरोसे से भी जुड़ गई है कि कौन सी कंपनी उनकी जान की परवाह करती है। तकनीक के मानकों पर यह बहस सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ऐसी ही एक खींचतान हमें टेलीकॉम सेक्टर में भी देखने को मिल रही है। आप BSNL के स्वदेशी उपकरणों की बात कर रहे हैं जिन पर सवाल उठाए गए हैं। हाँ, BSNL अपने 4G नेटवर्क के लिए स्वदेशी कंपनी तेजस नेटवर्क्स के उपकरण इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कुछ विदेशी कंपनियों ने आरोप लगाया है कि तेजस के जो 850 मेगाहर्ट्ज बैंड पर काम करने वाले रेडियो उपकरण हैं वो तय सीमा से ज्यादा सिग्नल छोड़ रहे हैं। और इससे दिक्कत ये हो रही है कि कथित तौर पर एयरटेल के 900 मेगाहर्ट्ज बैंड के सिग्नल में रुकावट आ रही है। मतलब एक कंपनी के उपकरण दूसरे के नेटवर्क में दखल दे रहे हैं। ये तो एक गंभीर तकनीकी आरोप है। बहुत गंभीर। हालांकि तेजस ने इन सभी दावों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि उनके उपकरण सभी मानकों पर खरे उतरते हैं। लेकिन ये घटना एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। जैसे जैसे भारत मेक इन इंडिया पर जोर देगा और अपनी तकनीक को आगे बढ़ाएगा, उसे इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको न सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है बल्कि ये भी पक्का करना है कि वो दुनिया के दूसरे प्रोडक्ट्स और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बिना किसी दिक्कत के काम करे। ये भी भरोसे और क्वालिटी की ही लड़ाई है। एक तरफ जहां बड़ी कंपनियां टेक्नोलॉजी के मानकों को लेकर उलझी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ यही टेक्नोलॉजी आम इंसान की जिंदगी को आसान और सुरक्षित बनाने का काम भी कर रही है। मैं भीम ऐप के नए फीचर UPI सर्कल की बात कर रही हूँ। ये एक बहुत ही काम का और यूं समझिए कि सोचा समझा फीचर है। इसका नाम फुल डेलीगेशन है। फुल डेलीगेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक प्राइमरी यूजर, मान लीजिए माता-पिता, अपने किसी भरोसेमंद सेकेंडरी कॉन्टैक्ट जैसे अपने बच्चे को अपने खाते से UPI पेमेंट करने का अधिकार दे सकते हैं। अरे वाह, ये तो सीधे सीधे भरोसे पर आधारित एक फीचर है। आप किसी पर भरोसा करके उसे अपने पैसे इस्तेमाल करने का अधिकार दे रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें सुरक्षा का पहलू भी है। आप भरोसा तो कर रहे हैं लेकिन आंख बंद करके नहीं। अच्छा, इसमें कोई सीमा भी है? बिल्कुल। इसमें हर महीने खर्च की सीमा 15,000 रुपए तय की गई है। तो ये सिर्फ बच्चों की पॉकेट मनी के लिए ही नहीं है। सोचिए उन वरिष्ठ नागरिकों के बारे में जो तकनीक के इस्तेमाल से थोड़ा हिचकते हैं। हाँ, वो अपने किसी बेटे बेटी या किसी भरोसेमंद रिश्तेदार को छोटे मोटे भुगतान के लिए अधिकृत कर सकते हैं। सही पकड़ा आपने। ये फीचर उन लोगों को भी डिजिटल पेमेंट की दुनिया में ला रहा है जो अब तक इससे दूर थे। ये वित्त समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक नए स्तर पे ले जा रहा है। मतलब भरोसे और सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन। एकदम सही। टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक और खबर खरीदारी को लेकर है। OpenAI ने अपने मशहूर चैटबॉट ChatGPT में एक शॉपिंग रिसर्च फीचर जोड़ा है। हाँ, अब वो सिर्फ आपके सवालों के जवाब नहीं देगा बल्कि आपके लिए शॉपिंग में एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह मदद करेगा। ये तो एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। अब आप ChatGPT को सिर्फ ये बता सकते हैं कि मुझे अपने दोस्त की शादी में पहनने के लिए कुछ चाहिए या मुझे ट्रैकिंग के लिए मजबूत जूते चाहिए, और वो प्रोडक्ट्स के लिंक दे देगा। उससे कहीं ज्यादा
वो आपसे कुछ और सवाल पूछकर आपकी ज़रूरत को बेहतर समझेगा, अलग-अलग प्रोडक्ट्स की तुलना करेगा और आपको सबसे सही विकल्प बताएगा। और सबसे बड़ी बात कि वो आपकी पिछली बातचीत को याद रखेगा। तो अगली बार जब आप कुछ खरीदने जाएंगे तो वो आपकी पसंद को पहले से बेहतर समझेगा। मतलब ये ऑनलाइन शॉपिंग में एक भरोसेमंद सलाह देने की कोशिश है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी भरोसे और सुरक्षा के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन ये विश्वास का मुद्दा सिर्फ लोगों और कंपनियों के बीच नहीं, देशों के बीच तो और भी ज्यादा नाजुक और अहम होता है। और इसका एक बहुत ही तनावपूर्ण उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक पेमा वांगजुम थोंगडोक, उनको शंघाई एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। क्या हुआ था उनके साथ? वो लंदन से जापान जा रही थे और शंघाई में उनका सिर्फ 3 घंटे का स्टॉपओवर था। लेकिन ये 3 घंटे 18 घंटे की एक भयानक परीक्षा में बदल गए। 18 घंटे? क्यों? चीनी अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया। और वजह सिर्फ इतनी थी कि पासपोर्ट पर उनके जन्म का स्थान अरुणाचल प्रदेश भारत लिखा था। सिर्फ इस वजह से? ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। इस पर चीन की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या रही? चीन के विदेश मंत्रालय ने किसी भी तरह के उत्पीड़न से साफ इनकार किया और अपनी पुरानी बात दोहराई कि जांगनान, जैसा कि वो अरुणाचल को कहते हैं, चीन का क्षेत्र है। ये घटना दिखाती है कि दो देशों के बीच का सीमा विवाद कैसे एक आम नागरिक के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जब देशों के बीच विश्वास की कमी होती है तो उसका असर जमीन पर कैसे दिखता है। एक तरफ चीन के साथ इतना तनाव और दूसरी तरफ हम अफगानिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब लग सकता है, लेकिन यही आज की कूटनीति की हकीकत है। इसे भारत की संतुलित और व्यवहारिक विदेश नीति का एक बेहतरीन उदाहरण माना जा सकता है। मतलब तालिबान सरकार भारत के साथ व्यापार बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा रही है। बहुत ज्यादा। उन्होंने भारतीय कंपनियों को अपने देश में खनन परियोजनाओं के लिए बुलाया है और 5 साल की टैक्स छूट का भी प्रस्ताव दिया है। हाँ, और इससे भी बड़ी बात, काबुल, दिल्ली और काबुल अमृतसर के बीच जो हवाई माल ढुलाई का गलियारा था, एयर फ्रेट कॉरिडोर, उसे फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है। तो इसका बड़ा मतलब क्या निकालें? इसका मतलब है कि भारत एक तरफ चीन जैसे शक्तिशाली पड़ोसी के साथ अपने हितों और अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर मजबूती से खड़ा है, और वही दूसरी तरफ अफगानिस्तान जैसे मुश्किल और अस्थिर देश में भी आर्थिक और रणनीतिक अवसर तलाश रहा है। सही। भारत ये संदेश दे रहा है कि वो किसी एक तनाव में उलझकर बाकी दुनिया से अपने रिश्ते नहीं रोकेगा। ये भी एक तरह से वैश्विक मंच पर अपना भरोसा और अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश है। असली नींव आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर ही टिकी होगी। बिल्कुल। और उद्योगों के अंदर, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो या बीमा, कंपनियों को अब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना है, बल्कि ग्राहकों का भरोसा जीतना होगा, चाहे वो सुरक्षा के मानक मजबूत करके हो या बेहतर सेवाएं देकर। और टेक्नोलॉजी भी इसी भरोसे और सुरक्षा के संतुलन पर चल रही है, चाहे वो यूपीआई के जरिए नए लोगों को जोड़ना हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल दुनिया हो, जहां विश्वास ही सबसे कीमती और सबसे नाजुक चीज है। हाँ, आज की हमारी पूरी बातचीत में जो एक बात बार बार उभर कर आई है वो यही है, एक तेजी से बढ़ती और बदलती अर्थव्यवस्था में शायद विश्वास और सुरक्षा को बनाए रखना ही सबसे बड़ा अवसर भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। और इसी से जुड़ा एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए भी है कि भविष्य की रफ्तार और नागरिकों की सुरक्षा, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? क्या हमेशा रफ्तार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए या कभी-कभी रुककर सुरक्षा को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है?